entrepreneur philanthropist Mr. Vasu Shroff. सुपर 100 पीपल में नाम आया है। कौन कौन से बिजनेसेस में राइट नाउ आप मौजूद हैं? मैं कपड़े व्यापार किया, जनरल स्टोर खोला, होटल खोली। कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आप बताएं। I got 3-4 aged home in Pune, 115 temples all over the world. पाकिस्तान में मेरा जो जन्म स्थान हुआ था जहाँ, तो मुझे वो गली याद है। क्या क्या ने किया बलम तेरे वास्ते। दुबई आने में हमने क्या ने पापड़ बेले। उस जमाने शेख राशि में 5,000 रुपये में प्रॉपर्टी दी थी। क्रेन नहीं थी, क्रेन अभी तक 12 क्रेन लगी है। वो इंडिया से मंगाई थी 1959 में। अच्छा, पहली क्रेन। तो रुपया चलता था उस वक्त ओ नहीं या देर हम? नहीं, इतना तो पैदा ही नहीं होता ना। अच्छा, पैदा ही नहीं हुआ। मैंने कभी सपने नहीं सोचा था कि दुबई ऐसी बनेगी। नहीं तो उस जमाने में जो एयरपोर्ट था तो मिट्टी का होता था, प्लेन रनवे नहीं था, मिट्टी का रनवे था। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 1958 की। 58 में। और सबसे पहली तरक्की तो एमिरेट्स एयरलाइन है। पहले sure. पहले ने 2 प्लेन लिए पाकिस्तान से। पहली फ्लाइट गई पहली 11:30 बजे कराची। कैप्टन होते थे वो पाकिस्तानी होते थे, इंजीनियर होते पाकिस्तानी होते थे। 4 आने में एक डब्बा मिलता था। दुबई को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। हाँ। इस बारे में आप क्या कहते हैं? आपने तो दुबई की सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं। वेलकम टू एक्सप्लोर हयात और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ हयात। आज के जो हमारे मेहमान हैं एक एंटरप्रेन्योर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और एक बेहतरीन शख्सियत हैं। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू होस्ट हिम इन माय टुडेज प्रोग्राम। आप बगैर किसी रिलीजन, बगैर किसी कास्ट और नेशनलिटी के हर एक की खिदमत करते हैं और आपका ये खिदमत का जज्बा जो है आपको बिल्कुल डिस्टिंग्विश करता है दूसरों के मुकाबले में। 1961 में इंडिया से दुबई शिफ्ट हुए और यहाँ आके आपने जो दुबई के अप्स एंड डाउन्स और ग्रोथ देखी उसमें अपना इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया। So it's a great honor for me and for all of you to learn the history of Dubai and about his life. So let's welcome and give a big hands to our guest, Mr. Vasu Shroff. वासु जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज आपसे मुलाकात हुई और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस टाइम। इतनी मसरूफियत के बावजूद भी बहुत कुछ है आपसे सीखने के लिए भी और आपके बारे में जानने के लिए भी। तो आगाज़ हम इसी से करेंगे कि आपने जो बिज़नेसेस किए, तो अगर आप अपनी बिज़नेस साइड थोड़ी सी एक्सप्लेन करें कि आपने कौन कौन से बिज़नेसेस में राइट नाउ आप मौजूद हैं। रियल एस्टेट में हैं, टेक्सटाइल। देखो क्या क्या ने किया बलम तेरे वास्ते। दुबई आने में हमने क्या ने पापड़ बेले, हमको मालूम है। पहले हमने कपड़े व्यापार किया, फिर जनरल स्टोर खोला, फिर हमने होटल खोली, फिर हमने सुपरमार्केट खोली, फिर हमने अपना रियल एस्टेट खोला, फिर हमने हाउसिंग एजेंसी खोली। लौट के बुद्धू घर को आए, कपड़े वापस आ गए, उसको बढ़ाया। बेटे आए, वो उन्होंने फिर रियल एस्टेट में होटलें बनाना शुरू की, 5 स्टार होटल है, विला बनाना शुरू कर दी। तो उस बीच में मैंने आईने में मुंह देखा कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, जवान हो गए। अब मैंने उनको तुम्हें आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू, बी सक्सेसफुल। तो ऐसे करते करते मेरे तजुर्बे में तो अगर 100 आइटम मैंने धंधा किया तो 80 में नुकसान किया। लौट के बुद्धू घर को आया। पर एवरेज में अगर मुझे 1 लाख कमाना था तो सिर्फ 10,000 फ़ायदा दिखाता था, साल में 10,000। तो मेरे बच्चे, मेरे एक तो मेरा ग्रैंड बेटा पूछता है, भाई राजू मेरा बाप नुकसान करता है, समझो भाई तुम, आपने उसको बोला ये बिल्डिंग नहीं लेना, वो लेके आया है, उसमें 10 मिनट नुकसान करते, आप कुछ बोलते नहीं। तो मैंने बेटे लूजिंग इज लर्निंग, गवाएगा सीखेगा। आखिर में अगर 10 मिनट मेरे पास फ़ायदा नहीं ले आता है, आधा मिनट तो ले आता है, ले तो आता है कुछ, 5 लाख भी फ़ायदा आया ना जेब में, मैं क्यों बोलूँ उसको कुछ। सही, सो ट्रू। वो गवाएगा तो खुद सुधेगा, अगर नहीं गवाएगा तो सुधेगा कैसे। अभी जो दूध का चला छाछ भी पिए, अगर कहीं उसने गवाया है, 4 जगह मैंने उसको ये मत करना, वो मत करना, ये मत करना, वो नहीं करना, पर उसने सोचा पापा गलत है, मैं राइट हूँ, क्योंकि उसके एडवाइज़र गलत थे। एक दिन रमज़ान का 2008 में हालत ख़राब हो गई पूरी। तो मुझे तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने शेख मोहम्मद ने बुलाया खाने पे। तो वो कहते बोले 2-3 सौ, बोले यार एक बात, मेरा मैसेज दे देना शेख मोहम्मद। क्या मैसेज दूँ भाई, हु इज़ योर एडवाइज़र। मैंने क्यों बात है, मार्केट डाउन गई, उसमें शेख मोहम्मद का क्या दोष है यार। आप लोगों को संभाल के काम करना चाहिए ना। आप सब पापड़ खा एक ही जगह खाओगे, मालूम है कि मार्केट डाउन जा रही है तो भी आप बिल्डिंग ले रहे हो।
मालूम है कि भाई मार्केट डाउन है, चुप करके बैठो, चुप करके बैठो। समझ गए। शेख मोहम्मद तो वो काम करेगा कि मैं आपको ज़मीन दे रहा हूँ, अब सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं कहा कि आपको मिट्टी उठाई आपको सोना मिलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। शेख मोहम्मद भी मोदी की तरह सोता नहीं है, सोता नहीं है। मोदी 4 घंटे सोता है, ये भी सोता नहीं है। शहर को, आदमियों को, उसको मालूम है कि उसको क्या तकलीफ है। एक दिन शेख मोहम्मद ड्राइव कर रहा था, एक आदमी ओवर गाड़ी में, स्पीडिंग। उसने नंबर उठ किया, पुलिस फ़ोन किया, उसको अरेस्ट करके उसके ऑफिस के पास एक जेल है, उसमें रखा उसको। ठीक है। उसका बाप मेरे पास आया, यार मेरा बेटा 2 दिन से आ नहीं रहा, मैंने कल तक आ जाएगा। मैंने उसको ऐसे तकरीर बोला था। तो दूसरे दिन 12-1 बजे आ गया। बोले तो आपको कैसे मालूम आ गया? मुझे मालूम गाड़ी वाड़ी को उसने उल्टी उल्टी चलाई होगी, या शेख ने पकड़ा होगा किसको, या किसी ने लोकल ने पकड़ा होगा। भाई ये गाड़ी कैसे चला रहा है? आपको ये कोई रेस कोर्स थोड़ी है। शेख ज़ैद रोड ऐसा है कि स्मूथ है, आप संभाल के चलो। तो शेख हो, शेख के भाई हो, तो या कोई लोकल अरब हो, उसने देखा होगा, उसको रिपोर्ट की होगी। स्पीड 100 स्पीड अगर एक ठोक दे तो ब्रेक क्रॉस कर 2-4 और को उड़ा देगा ना। तो आप समझते हो आपकी लाइफ तो है, दूसरों की लाइफ। तो दुबई इज़ वेरी सेफ, वेरी वेरी सेफ इन ड्राइविंग, इन पार्किंग, इन चेकिंग। अगर गाड़ी आपको बराबर चेक नहीं, अगर एक पहिया भी आपका ठीक नहीं है, दे विल नॉट पास द कार। बिल्कुल, हर चीज़ उसूल से चलती है यहाँ पे, बगैर उसूल के। एवरीथिंग असूल, कोई करप्शन नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। और कोई यार पहचानते हो मेरा ये काम करो तो नथिंग डूइंग, गो योरसेल्फ। शेख मोहम्मद ने इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई है कि आपको क्या चाहिए। अब ऑनलाइन के बगैर आपको क्या चाहिए? बिल्कुल। वीज़ा 10 प्रकार के वीज़ा हैं। रेजिडेंट वीज़ा है, गोल्डन वीज़ा है, सिल्वर वीज़ा है, मल्टीपल वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, रिटायरमेंट वीज़ा है, मेडिकल वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है। जी, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल सही है। सब कुछ है। तो मेरे बच्चे बोलते हैं हम अमेरिका जाएंगे। अरे भाई दुबई में अमेरिकन स्कूल है, जी। ब्रिटिश स्कूल है, वहाँ क्यों नहीं जाते हो? इतनी, यहाँ पर 20 यूनिवर्सिटी है अभी, 20, इंडिया की 4 है। पर बच्चों को शौक है, भले जाओ अमेरिका में, पर सॉरी टू से अभी उनकी कंपनी वहाँ कैसे होती है, शूट आउट हो रहे हैं बच्चे। यहाँ पर दुबई में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। कोई भी उल्टी सीधी आदर चीज़ आपको नहीं मिलेगी। दे कंट्रोल। ड्रग्स भी नहीं है इधर। नो नो नो, दे कंट्रोल, दे आर वेरी रिजिड, वेरी रिजिड। मुझे पता है कि आप नाम भी बताना नहीं चाहते अपना। जब आप कोई नेकी का काम करते हैं तो आप कहते हैं मेरा नाम भी मत लेना। नो, कहीं पे भी अपना नाम नहीं बताते। तो फिर भी कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आप बताएं जो लोगों के लिए मोटिवेशनल हो, कि लोग बोलें हमें भी कुछ करना है। आई गॉट 3-4 aged home in Pune. I got Dhamma DF school in my hometown. I got 115 temples all over the world. And I got this hospital, 2 hospitals, Cantonment Board military hospital, which was made 1930. मैंने उसको हेल्प करके 2024 बना दिया। तो इंडिया में टोटली 62 कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल्स हैं और 62 कैंटोनमेंट स्टेशंस हैं। हमारे हॉस्पिटल नंबर 1 अवार्ड मिला डिफेंस मिनिस्ट्री से। और मुझे बोला आप जाके ले आओ अवार्ड। मैं क्यों जाऊँ भाई, मैं क्यों जाऊँ? यहाँ का जो CEO है कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल, क्या आर्मी में कैंटोनमेंट होती है, बस बाकी म्यूनसिपलिटी होती है। जो म्यूनसिपलिटी माना सिविलियंस, कैंटोनमेंट माना आर्मी। तो हमने बोले भाई आपने अस्पताल को इतना बना के दिए तो यू डिजर्व दिस अवार्ड। मैं नहीं जाता। डिफेंस मिनिस्ट्री तुम जाओ दिल्ली गए और अवार्ड लेके दीवार पर लगा दिया। मुझे अवार्ड मिला, गोल्ड का चेन ला के मैंने मंदिर में रख दिया। मैं तुम संभालो, मुझे क्या करना है। ये जो सर्टिफिकेट, बड़ी सर्टिफिकेट लगी जी वो बड़ा सर्टिफिकेट। उसके साथ उन्होंने सोने का एक वो दिया लॉकेट, भारतीय परावस दिवस। दूसरे दिन घर में आके लगा दिया, मैंने मंदिर में छोड़ दिया। शाही बाबा के तू संभाल, मुझे क्या करना है, मैं क्यों पहनूँ बैठे। तुमने अल्लाह ने जो मुझे रहमत की है तो मैं उसका शुक्रगुजार मानूँ ना। कि मैंने क्या, ऐसे नॉट पॉसिबल। ब्यूटीफुल। सब वही है, सब ऊपर वाले का देन है।
नियत नेक रास्ते अनेक। तो देने को आप ज़्यादा अहमियत देते हैं? क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे देने वाला महान नहीं है, लेने वाला महान है। और किसको मेहनत मदद कर रहे हो तो ही इज़ अ ग्रेट। डोंट थिंक दैट यू आर ग्रेट, यू आर नेवर ग्रेट। ही इज़ एक्सेप्टेड, वाह, ये भी एक ही इज़ पर्सपेक्टिव ग्रेट, है। यू आर नॉट ग्रेट। तुम देव के उसकी मजबूरी तुमसे मांगने आया है, उसका हाथ नीचे तुम्हारा तो ऊपर है। हमेशा बैठे हाथ ऊपर रखना, नीचे नहीं रखना कभी। मांगना तो अल्लाह से मांगो, तो तुम्हें सब कुछ दे देगा। खुदा को सब मालूम है किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या किया। हमें क्या करना है, हमें अच्छा कि माँ बाप ने हमें अच्छी शिक्षा दी, एजुकेशन दी, पढ़ाया लिखाया। और सिंध का पानी अभी तक हमारे शरीर में है। मुझे बोला 84 में अभी तक यंग हो, मैं सिंध नदी का पानी पिया यार, सिंधी हूँ, सिंध नदी का पानी पिया है, तो मेरे में तो होगा ना। अभी तो जोड़ों में दर्द नहीं, पर सिंध नदी का पानी चला है। मेरा ख्याल है उस पानी से ज़्यादा आपकी सोच का बड़ा अमल दखल है इसके अंदर। सोचना क्या के लिए, सोच तो है ही नहीं ना हमारे पास ना। नहीं, आपने पॉजिटिव सोचा, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचा, कभी टेंशन नहीं लिया। दूसरों का ही सोचना पड़ता है, दूसरों का ही सोचना पड़ता है। दूसरों का सोचना पड़ता है। पड़ोसी से सोचो, रिश्ते अगर कमाया तो पहले पड़ोसी को सुखी करो, कमाया तो रिश्तेदार को ढूंढो, कमाया तो मुल्क की सोचो, कमाया तो अपनों की सोचो। भाई एक कमाई तो मैंने हुआ ना, वो अस्पताल में सब खड़े थे, सिर्फ पैसा जो तो बैंक में पड़ा था, वो आगे नहीं आया। तो वो क्या करे, उसका ध्यान तो पैसे में था। इतना छोड़ के मर रहा हूँ, करूँ क्या, ये सब मांगने वाले आ गए, मुँह ही नहीं खोला उसने, मर गया। आप अपनी लाइफ के अर्ली स्टेजेस का बताइए कि कब आप दुबई आए, बिज़नेस आपने यहाँ खुद शुरू किया या आपकी फैमिली ने किया, ये जर्नी कैसा रहा आज जो हम वासु साहब को देख रहे हैं इसके बारे में? पहले तो कई लोग जब हम स्कूल में पढ़ते थे, दुबई क्या है किसको मालूम नहीं था, कहाँ है किसको मालूम नहीं था। तो हमको बचपन में छोटा था तो मेरे बड़े भाई फॉरेन में रहते हैं, सिंधी बोलते हैं विलायत में रहते हैं। बड़ी विलायत में किधर, तो उस ज़माने कुवैत मशहूर था, बहरा मशहूर, दुबई को कोई जानता नहीं था। तो हम लोग तो दुबई आए, क्योंकि मेरे पिताजी के पिताजी लसबेला केच मकरान में थे, और पिताजी मेरे ग्वादर में थे। फिर मेरे बड़े भाई ग्वादर से यहाँ पर आए 1952 में, फिर यहाँ पर उन्होंने कपड़े की दुकान खोली। कपड़े में पाकिस्तानी ग्राहक, उस ज़माने के पाकिस्तानी ग्राहक बहुत आते थे। फिर 60 बाद इंडियन ग्राहक बने शुरू हो गए। फिर दूसरा भाई मेरा 58 में आया यहाँ पर। फिर मेरी 60 में एजुकेशन खलास हुई, मैं आ गया। मैंने देखा ये पुराने दफ्तर लिख रहे हैं, पठान बैठे हैं, उनके साथ कैश करना बना। पुराने ज़माने का होता है ना साहब, वो मुझे थोड़ा जचा नहीं, बिकॉज आई वाज एजुकेटेड इन इकोनॉमिक्स। तो फिर मैंने थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन किया। मैंने एक छोटा सा जशमल, मिनी जशमल के साथ बर्द अमेरिका का दुकान खोला, जिसमें घड़ियाँ, वॉचेस, कैमरास, रेडियो, सोनी रेडियो, गेवार्ड फिल्में, पिक्सर फ्लैग, ये सब एक डिपार्टमेंट स्टोर खोल दिया छोटा सा। वहाँ से फिर हमने आस्ते आस्ते करके दुकान को बढ़ाया। फिर हमने टेक्सटाइल में आए। टेक्सटाइल में हमने 12-13 दुकानें खोली, जो अभी भी मौजूद है, अलेन में, अबू धाबी में, रासल खैमा में, शारजाह में। तो वो कपड़ा जो है हमारे एक नस नस में है, सिंधी लोग हमारा कपड़ा ज़रूर करते हैं। फिर हमने, मेरे बेटे आए, उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया। एक ने होटल खुली ताज, दूसरे ने रेडिकल टेक्नोलॉजी में लिया। तो ऐसे करके फैमिली में चेंज आती गई। पहले हम कलम से रात को लिख के चोपड़ा लिखते थे, फिर दूसरा भैया सिंधी में लिखता था, मैं आया कंप्यूटर लिखना शुरू किया, पोता है तो पता नहीं क्या कर रहा, नहीं बात है। सब चेंज आते गए। और दुबई समझो छोटी बेबी से लेकर आज जवान तक मैंने देखा है इसको तरक्की करते हुए। उसमें क्रेडिट जाती है हमारे डिज़ाइनर शेख मोहम्मद को, उनके पिताजी शेख राशिद को, जिन्होंने दुबई को बिजनेस की तरफ लेके गए। और दुबई इज़ कमर्शियल सिटी। मैं ऐसा कहता हूँ कि दुबई इज़ बॉम्बे, अबू धाबी दिल्ली है, और कोई पूना है, कोई नागपुर है, जो शारजाह ये वो, पर दुबई इज़ मेन कमर्शियल। और शेख राशिद हमेशा बोलता था कि कोई कमर्शियल आता है, एहलन व सहलन, वेलकम। उसमें हम लोग बनियान लोग, वी कॉल सिंधी बनियान। ओके। तो सूकर बनियान मानो जो मार्केट देखते हो ना, ये तो सब बनियान थे और ईरानी थे। समझो 10 ईरानी थे तो 10 इंडियन थे। आस्ते आस्ते करके इंडियन बढ़ते गए। और फिर
ये बस्ते के मौला जो 250-300 साल से है, और हमारे इंडियन हिंदू का महिला यहीं पर है, जिनकी प्रॉपर्टी देख रहे हो काफ़ी हिंदुओं की प्रॉपर्टी है। उस ज़माने शेख राशिद ने 5,000 रुपये में प्रॉपर्टी दी थी। और शिप आते थे, बाहर खड़े रहते थे, बारिश जाते थे, उसमें माल आता था, बाहर सामान लेके आता था, बाहर पड़े होते थे। क्रेन नहीं थी, क्रेन अभी तक बाहर एक क्रेन लगी है, वो इंडिया से मंगाई थी 1959 में। अच्छा, पहली क्रेन वो अभी तक उन मॉन्यूमेंट लगी हुई है पीछे। इफ़ यू गो टू शेख हाफिज़ या बोर्ड में जाओ दिखाई देगी। तो खोर में पानी ऐसा होता है, हाई टाइड है तो ब्रिटिश एम्बेसी तक चला जाता था, लो टाइड है तो सामने दिखाई देता था। आप यू कैन वॉक यानी आप डेरा से बड़दुबई या बड़दुबई से डेरा वॉक करके, जा सकते, यानी लो टाइड की वजह से पानी सूख जाता था तो वॉक कर लेते तो धरती बाहर दिखाई देती तो वो थी। इतना डीप नहीं था उस वक्त। नहीं डीप है, अभी तो काफ़ी डीप है ड्रेनेज कराई जी। फिर वहाँ एक शिप आके खड़ा रहा। जी, फिर उसके बाद पहली होटल बनी अलबुस्तान, दूसरी होटल बनी कार्लटन, ये 5 स्टार होटल। उसके पहले एक मिस्टर लूला होते थे, उनका एक दुबई गेस्ट हाउस होता था, 5 रुपया अच्छा। चाय और पलंग एक गॉडरेज का। तो रुपया चलता था उस वक्त और नहीं रुपया, या दिरहम? नहीं दराम तो पैदा ही नहीं होता ना। अच्छा, पैदा ही नहीं हुआ। दराम वैसे क्या होता, हमारे पास पहले रुपए थे, फिर बैरिन दिनार चले, फिर उन्होंने बैरिन दिनार के बाद यहाँ ये दुबई दिनार चले, फिर दुबई दिनार के बाद बैरिन दिनार में 100 फिल्स होते थे एक में। अभी ये दराम पहले पैसे होते थे, फिर दराम नोट बन गए, फिर यहाँ की लोकल करेंसी बन गई, फिर बिकम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पहले तो क्रूशल स्टेज था ये। ब्रिटिश लोग जाते थे, वीज़ा हमको लेनी पड़ती थी यहाँ से, विजिट वीज़ा, फिर हमें रिटर्न वीज़ा लेनी पड़ती थी। बॉम्बे एम्बेसी में जाके उनसे ठप्पा मार के आते थे। तो ऐसे करके ब्रिटिश वॉज ओनली एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश थी। दे वर टेकिंग केयर आफ्टर 50 ईयर्स। मैं समझा उनका 50 ईयर्स का उनका कॉन्ट्रैक्ट था शायद, पर उन्होंने उनके बॉर्डर्स, उनकी सिक्योरिटी, ये जब यूएई बना तो यूएई में डिफेंस, फाइनेंस और ये बाकी म्यूनसिपलिटी हर किसी की अपनी अपनी है, पर बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जगह अबू धाबी में, जो उसमें डिफेंस आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, फॉरेन पॉलिसी आ जाती है, ये सब अबू धाबी में है। ये सेंट्रल है ये, क्योंकि अबू धाबी एक कैपिटल है, तो वहाँ ये जो पार्लियामेंट मीटिंग होती है ये तीनों चारों चीज़ें वहाँ है। सिर्फ हमारे दुबई में क्या है, पहले थी दुबई म्यूनसिपलिटी जो लेसन देती थी, अभी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स है जो आपको बिजनेस करने के लेसन देती है, रेरा है जो आपको लैंड देती है। तो बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसमें हमारे दुबई का जो शेख हमदान था फाइनेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो था। तो इस पास से इन्होंने अपनी यूनिटी बना के, जो पेट्रोल की कमाई है, अबू धाबी के काफ़ी पेट्रोल है, नंबर 1 इन द वर्ल्ड आई थिंक आफ्टर नाइजीरिया। दुबई में पेट्रोल इतना 80,000 बैरल्स मैंने समझा सुना, पर दुबई ने वो पेट्रोल की तरफ ध्यान न देते हुए कॉमर्स इकोनॉमी को ध्यान दिया। फिर जब से शेख मोहम्मद आया उसने लैंड को बराबर यूज़ किया, कि नहीं तो किसी ज़माने जो मेरा लैंड 4 आने मिलने 4 आना हमने नहीं ली। मैंने रास्ते खेमा ज़मीन ली 48 पैसा, 5 लाख फुट पड़ी है 1971 में 26 जनवरी को, आज तक पड़ी है दिगदगा रोड पे एयरपोर्ट के पास में, 48 पैसा आज तक पड़ी है, बहुत बड़ी ज़मीन है। तो क्यों हम जाएंगे, जो मेरा जाएंगे कैसे, रोड तो है नहीं, रास्ता तो है नहीं। तो एक 4 आने में ज़मीन मिलती थी, 4 आने में नहीं दी, पर इतनी तरक्की हो जाएगी तो शेख मोहम्मद ने आइडिया चलाई कि मैं क्यों ना अपने लैंड को यूज़ करूँ। फिर शेख राशिद ने पोर्ट राशिद बनाया, जबल अली फ्री जोन बनाया, एयरपोर्ट बनाया। नहीं तो उस ज़माने में जो एयरपोर्ट था तो मिट्टी के ऊपर होता था, प्लेन रनवे नहीं था, मिट्टी का रनवे था। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 1958 की। 58 में। और पंखा चला, जब पंखा हम हाथ से चलाते तब प्लेन चलता था। अच्छा, प्रोपेलर वाला हैरान होता था, 12 सीटर। यहाँ से अबू धाबी, यहाँ से मस्कत, यहाँ से बहरीन, बस कोई तक नहीं, छोटी तो दोहा बहरीन मस्कत बहरीन दुबई। तो उस वक्त दुबई की क्या पॉपुलेशन थी? पॉपुलेशन 60,000। अच्छा, दैट्स ये पूरे दुबई की या पूरे यूएई की? ना यूएई तो था ही नहीं ना। अच्छा, उस वक्त तो अलग अलग स्टेट्स थी, बाद में यूनाइटेड। शारजाह अलग था, तो हमारा जो रॉयल एयरफोर्स था वहाँ पर जी, तो प्लेन उनके आर्मी के
क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी थी, जी, दे वर टेकिंग केयर कंट्रोलिंग बाई सिक्योरिटी। राइट, तो रॉयल एयरफोर्स वो शारजाह में था। राजसरगढ़ में जाने को हम 4 व्हीलर में जाते थे, 6 घंटे लगते थे। अबू तो जाने को 12 घंटे लगते थे। यानी और अब 1.5 घंटा लगता सीन हार्ड टाइम, पर एक तो जवानी थी, है। जी, 20 साल के थे, और इतना मज़ा आता जैसे आप डेजर्ट सफारी खुद कर रहे हो। बराबर पहुंच जाते थे डेस्टिनेशन पे, और ऐसा होता था कि भाई चीज़ें सस्ती माना सस्ती थी, और भाईचारा ऐसा था कि शाम को आप आते जाते सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करना पड़ता था। अभी गाड़ी ऐसे कि मैं नीचे उतरूँ गाड़ी है, आऊँ तो गाड़ी है, किससे मिलना होता ही नहीं है। जी हाँ, भाईचारा आपसे टेलीफोन होता है, या कभी पार्टी सार्टी हो गई तो ठीक है। मगर हमने एक बार शेख मोहम्मद की मीटिंग हो रही थी लंदन में, तो वहाँ प्रेस ने उससे पूछा वाई यू वांट एवरीथिंग इन दुबई नंबर 1। तो थोड़ा बिफोर ही रिप्लाइज पीछे वो इंडियन खड़ा था, सर कहना रिप्लाई यस यस यस, वो दुबई का था। बोले वाई नॉट, ओ शेख मोहम्मद ने ताली बजाई, आई वांट टू ब्रिंग एवरीथिंग दुबई नंबर 1, वाई नॉट। दुबई मीन्स नंबर 1 है, एयरपोर्ट नंबर 1 है, सी पोर्ट नंबर 1 है, जबल नंबर 1 है, और बुर्ज खलीफा नंबर 1 है। ही वॉज अभी एक और टावर बन रहा है बुर्ज खलीफा से ऊपर। जी हाँ, ही वॉज एवरीथिंग नंबर 1, वाई नॉट। उनमें ये शौक है। दूसरी बात अच्छी मैंने देखी शेख मोहम्मद में, ये सिंपल है, दोपहर को किसी और रेस्टोरेंट चला जाएगा, खाना खा लेगा। आपकी ज़ाती तौर पे मुलाकातें रही हैं? अभी अभी फोटो है मेरे पास, अभी 3 दिन पहले अच्छा, 3 दिन पहले मुलाकात हुई आपकी? मेरे छोटे बेटे की। हमको इन्विटेशन आती है रमज़ान की, जी, इन्विटेशन आती है, मुझे भी आती है, बड़े बेटे को आती है, और हर महीने मंगलवार को ये लंच करते हैं। राइट, तो इसमें 200-250 आदमी बुलाते हैं ज़ाविद पैलेस में। पहले बैठो, 1 बजे बैठो, 1:30 बजे आते हैं, 1:45 बजे लंच टेबल बैठते हैं, खाना खाते हैं, हाथ में चले जाते हैं। दिस वे ही मीट्स ऑल दी बिजनेस पीपल, और जो यहाँ के पूछता कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अच्छा, ये जो लोग होते हैं ये खाली बिजनेस पीपल होते हैं या बिल्कुल प्रोमिनेंट फिगर या एनीबॉडी? बुजुर्ग भी हैं, पुराने भी हैं। ऐसा नहीं सोचे हमें भूल गए। सही, ही रिमेंबर ऑल, ही रिमेंबर ऑल। बिजनेस एक्स बिजनेस पीपल जो रिटायर उनको भी बुला लेते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट में काम करते हैं उनको बुला लेते हैं, अच्छी पोस्टों को बुला लेते हैं। तो ही की सुपरविजन। कभी शाम को एयरपोर्ट चले गए इंस्पेक्शन करने, और अभी भी ये करते हैं? अभी भी ये करते हैं। रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, सिटी वॉक में सिग्नल पर खड़े रह रहे हैं, रोड क्रॉस करना, सिटी वॉक सिग्नल देखें, खड़े रह जाएंगे, पैदल जाएंगे, गाड़ी खुद चलाते हैं, गाड़ी खुद चलाते हैं। यानी उसको ये मालूम है कि एशियन का व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस इन दिस कंट्री। उसमें इंडियन, आई थिंक सो, इंडियन कम नंबर 1, उसके बाद यूरोपियन है, पाकिस्तानी है, सबका योगदान है इसमें, क्योंकि प्रॉपर्टी इस वक्त वर्ल्ड ले रहा है, वर्ल्ड वाइड। जी, तो यहाँ पर एशियन ने प्रॉपर्टी ली है, यूरोपियन ने ली है, रशियन ने ली है, तो प्रॉपर्टी बूमिंग है इस वक्त। बूमिंग प्रॉपर्टी का रेट अच्छा चल रहा है। एवरीबडी वांट्स टू सेटल डाउन दुबई। इफ़ यू बाय प्रॉपर्टी मोर देन 2 मिलियन ठप्पा लगा देते हैं, नॉट सेलेबल दिस प्रॉपर्टी, दूसरे दिन आपको 10 ईयर वीज़ा मिल जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं पहले, और हर चीज़ों को आसान किया। अगर हम देखें मेजर एवरीथिंग ऑनलाइन, एवरीथिंग ऑनलाइन, पेपरलेस, कुछ नहीं, हर तो बिल्कुल ही चेंज हो जाना गया ही नहीं है, बैठे बैठे यहाँ कुछ हुक्म करो, पेमेंट करो, डॉक्यूमेंट आ जाएंगे आपके जी। पास। अच्छा, ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपने बताया सिर्फ 60,000 लोग थे, 1961 की बात बता रहे, 58, 61, और ये 60,000 जो लोग थे ये इमाराती थे या सारे मिला के एक्सपेक्ट्स मिला? नहीं, एक्सपेक्ट थे उस ज़माने में भी, मैं समझता हूँ 60% थे। 60% एक्सपेक्ट उस ज़माने में भी थे। तो उस वक्त क्या था, क्यों आते थे यहाँ पे लोग? क्या तो यहाँ पर पर्ल का धंधा होता था, पर्ल। अच्छा, ये लोग पर्ल डाइव का करते धंधा। थे, पर्ल निकाल के ले आते शिपों में से, वो पर्ल एक्सपोर्ट होता था इंडिया को। तो इंडिया से खाना, सब्जियाँ, ये वो इंजीनियर आइटम जो चाहिए सब आते थे यहाँ पर। हमारे पास हॉस्पिटल एक ही थी, अल मकतूम हॉस्पिटल देहरा में, विच वॉज मेड 1960। तो यहाँ पर ना स्कूल था, ये कुछ था नहीं। तो शेख रशीद की एक पॉलिसी होती थी कि जहाँ 500 लोगों की पॉपुलेशन है वहाँ पर एक स्कूल होना चाहिए। जहाँ 1000
की पॉपुलेशन है वहाँ एक मस्जिद ज़रूर होनी चाहिए, और जहाँ 2000 है वहाँ एक हॉस्पिटल होनी चाहिए। वाह। दिस वाज टोटल पॉलिसी। तो आप देखोगे अभी मस्जिद हर कॉर्नर में लोगों टाइम पे मस्जिद पर पहुँच जाते हैं, स्कूल टाइम पे पहुँच जाते हैं, और हॉस्पिटल पहले एक खोली थी, बस पॉपुलेशन छोटी थी, अब हॉस्पिटल इतनी है। पर क्या है कि उस ज़माने में एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी, अब कम से कम ऐसा मेरे हिसाब से 50 से 60 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, 50-60 तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का आपने पूरे टाइम ही देखा दुबई का, इसके पीछे क्या मेन रीज़न है? ये लीडरशिप है खाली, या इनकी अपनी पॉपुलेशन है, या एक्सपर्ट्स सब मिल के काम किया एज अ टीम? नहीं, लीडरशिप ये है कि शेख मोहम्मद बैठने के बाद न्यू जनरेशन न्यू बात आई। ताज जबल अली एयरपोर्ट सी पोर्ट डिक्लेयर हो गया है, अल मखतूम एयरपोर्ट नंबर 4 डिक्लेयर हो गया है, फर्स्ट क्लास 381 चल रहे हैं। हमारे पास जो फ्लीट ऑफ प्लेन्स है वर्ल्ड में नंबर 1 है, या मिडिल ईस्ट में नंबर 1 है, 380। और शेख मोहम्मद ने कोई सिटी छोड़ी नहीं वर्ल्ड में जहाँ एमिरेट्स नहीं जाती हो। बिल्कुल ऐसे ही है। एमिरेट्स के बाद उससे छोटी जो फ्लाई दुबई, बाकी जो रह गई थी फ्लाई दुबई पहुंच जाती है। इंडिया के 17-18 एयरपोर्ट पर जाती है ये एमिरेट्स, और छोटे एयरपोर्ट जाती है फ्लाई दुबई। हमारे बड़े कहते थे, या साइंस बोलते थे, नो कंट्री इज सक्सेसफुल टिल दे हैव नाइस ट्रांसपोर्ट, नाइस कम्युनिकेशन। तो जिस कंट्री में कम्युनिकेशन अच्छी है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, लाइक जापान, चाइना, रशिया। और चाइना में जब गया था 1965 में, 67 में, वो ज़माना कम्युनिकेशन, वो ज़माना आज ज़माना, चाइना इज़ लाइक वंडरफुल। कानून से उनका कम्युनिकेशन नो गुनाह नहीं कर सकते। बाकी टोटली मॉडर्न। पहले जब मैं गया था 99% लोग साइकिलों पर जा रहे थे जी, और सबको ड्रेस एक माओ की पहनी हुई थी, टोपी, ये टोपी। अभी तो दे आर फुल। तो कहाँ जापान है, कोरिया की वही था, कोरिया गया तो कोरिया क्या थी, कोरिया क्या है। तो हर कंट्री अपने लीडर के ऊपर डिपेंड करता है। जी। आज मोदी है, लीडर है, आज मोदी है, लीडर है, तो कर रहा तो कर, उसने जो किया है तरक्की, पूरी लिस्ट आई है भाई उसने ये 4-5 साल में क्या किया। तो अगर लीडर अच्छा हो जाए, करप्ट नहीं हो, तो मुल्क तरक्की करता है। दुबई का तो एक गुड लक है, और इनको आशीर्वाद भी है। और हम लोग जो एक्सपेक्टेड्स हैं, जो भी 102 या 104 नेशनलिटी यहाँ रहती हैं, 104, वो सब खुश हैं। क्यों खुश हैं? बिकॉज दे वांट टू, इसकी यहाँ की क्लाइमेट अच्छी है, खाना पीना अच्छा है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, सिक्योरिटी अच्छी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सिस्टम्स आसान किए हुए हैं सब। और इनको लगता है ये घर अपना है। तो जब ज़मीन लेते हैं तो ब्रिटिश एरिया में ब्रिटिश कॉलोनी बने, सब ब्रिटिश होम, रशिया में रशियन होम, इटली में इटली होम, इंडियन में इंडियन होम। सबको ऐसे एरिया दे थिंक दैट दे आर इन इटली, दे आर इन स्विट्ज़रलैंड, दे आर इन जापान। तो इतना खुश हैं कि दूर दूर गाड़ियाँ जाती हैं, और उन्होंने सबको सहूलत दे रखी है। मैंने कभी सपने नहीं सोचा था कि दुबई ऐसी बनेगी। हम शेख राशिद के पास जाते थे तो हम लोग पर्शियन में, उसके दोस्त बैठे होते हैं, मैंने शेख राशिद क्या कर रहा है, बोलता है या करोज दुबई लंदन मिशर। मैंने क्या बोला उससे, बोले शेख राशिद कह रहा है फिक्र मत करो, दुबई एक दिन लंदन बन जाएगी। तो पहले प्लेन चला ब्रिटिश एयरवेज, जो कि पहले दुबई से लंदन से दुबई, दुबई से बॉम्बे, सैटरडे आता था, संडे वापस जाता था। हमने शेख मोहम्मद राशिद को बोला, सर एक ही प्लेन है और एयरपोर्ट भी छोटा है। बोला वो दिन आएगा आपको एयरपोर्ट पे प्लेन खड़े की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अभी टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4 तो उन्होंने पोर्ट राशिद बनाया। तो हमने बोला यहाँ तो शिप इतने आएंगे नहीं। बोले एक दिन ऐसे आएगी, एक ऐसे दिन आएंगे शिप खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। वाह, 800 शिप आते थे, रजिस्टर करते थे कुवैत बहरहाल के, क्योंकि नहीं तो बाहर खड़े नहीं, पैसे बाहर खड़े थे एंकर डाल के बैठते थे। जब नंबर लगे तब अंदर आए ना। उस ज़माने में क्या होता, अभी तो कंटेनर उठाओ
सुबह 7 बजे आता है, शाम को खाली कर चले जाओ। उस समय क्रेन होती थी, सामान उठा के रखती थी, लारी में बैठी थी, तो एक शिप खाली करने को 3 दिन लगते थे, 4 दिन। अब एक शिप को शिप खाली करने में 1 दिन लगता है। 800 शिप, अब 800 शिप ये थे। उसके बाद हमारे पास होटल नहीं थी, तो हमारे जापानी को कहाँ रखे हम लोग। एक तो लूला की एयरलाइन होटल होती थी, फिर एम्बेसडर होटल, फिर रेस्टोरेंट होटल बनी, उसके बाद ये बस्तान बनी, उसके बाद कार्टन बनी, जी फिर होटल में लाइन चालू हो गई। हमारे जापानी को हम अबू धाबी रखते थे, वहाँ से सुबह उसको ले आते थे, शाम को छोड़ देते थे। यहाँ से वो अबू धाबी उस ज़माने में लगते थे 3 घंटे। होटलों की शॉर्टेज थी वहाँ पर, अच्छा रोड की शॉर्टेज थी, पानी ठीक था, लाइट ठीक नहीं। तो पहले हम जब आए तो 4 आने में 1 डब्बा मिलता था पानी का, गधे के ऊपर 4 टिन आते थे, गधे के ऊपर 3 स्नान करने के और शावर, 1 पानी पीने का। पानी औरत की चुनरी में लेके छानते थे और वो पानी पीते थे हम। मैं दुबई जब आया, मुझे 27 दिन में ही स्टोन ट्रबल हो गया, ओह क्योंकि कितना भी आप छानो पानी को, रेती तो बहुत कंकड़ी होती है, बिल्कुल रेती तो वो मुझे स्टोन ट्रबल हो गया। और कोई फिल्टर नहीं था। फ्रिज जो थी वो केरोसिन पर चलती थी, केरोसिन टैंकी निकालो भरो, फिर चलती थी। लाइट मुस्तफ़ा जो राती 2-4 के बाद जनरेटर लगे थे, वो दोपहर को 1 से 3 चलाते थे, शाम को 7 से 10 तक बंद। 1 रुपये यूनिट, 2-4 जनरेटर वायरें आती थी तो जनरेटर चलते थे। माना घर में पेट्रोल में सोते थे, खाना स्टोव पर बनाते थे, खाना हम खुद बनाते थे, कुछ थे नहीं वहाँ पर। और शाम को पेट्रोमैक्स, ऐसे कर जिंदगी चली हमारी। अच्छा, मुल्क के पास अपने रिसोर्सेज इतने नहीं थे या उस वक्त रिसोर्सेज थे लेकिन यूटिलाइज नहीं हो रहे थे? इनके पास जैसे दोहा में गैस है और सऊदी के पास पेट्रोल है, अबू धाबी पेट्रोल है। सोर्स इनके पास ये है कि इनके पास ज़मीन है। तो सही। इस ज़मीन को मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गाना था। तो इनकी शेख मोहम्मद ये आइडिया कि मेरी ज़मीन सोना उगड़ सकती है, हीरे मोती, मैं क्यों नहीं यूज़ करूँ। तो उन्होंने एक ये बनाया एमिड सेल्स। तो हमको बोला भाई ज़मीन लो, 80 रुपये फुट। ये कौन सी ईयर की बात है? एमिरेट्स, ये 19 मैं समझता 20 साल हो गया, 25 साल हो गया। 20-25 साल पहले। अच्छा, तो ये लेकिन ये ज़मीन- फ्री होल्ड थी ज़मीन हाँ? उस वक्त? फ्री होल्ड दे रहे थे या ओनरशिप थी? ओनरशिप। अच्छा, ओनरशिप पे दे रहे। तो ये मैं 20-25 मैंने साल बड़े पहले। भाई को बोले यहाँ ले लें। बोले इतना हमारे क्या, यहाँ से उतर सामने घर होना चाहिए, हम्म, पैदल। बोले ये 80 रुपये मिलने पर हम नहीं जाएंगे। आज वो ज़मीन 8 से 20 हज़ार रुपये है। और एमिरेट्स हिल फुल हो गया, दुबई हिल्स फुल हो गया, जी मैजेस्टिक हिल फुल हो गया। जो भी स्कीम लाते हैं ना, सिर्फ शाम को डिक्लेयर करें, सुबह तक बिक जाती है। सो रियल एस्टेट से बेसिकली ग्रो किया है दुबई इस को। वक्त नंबर 1 जो है रियल एस्टेट है, नंबर 2 ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग। नंबर 3 फाइनेंशियल DFC में दुबई इन्वेस्टमेंट फॉरेन जो है, जी वहाँ जो भी फर्में खुली हैं। वर्ल्ड का पहले क्या होता था, सेंटर होता था न्यूयॉर्क, वहाँ से लंदन गया, वहाँ से ग्रीस गया, वहाँ से बहरीन आया, बहरीन से वो पूरा हब यहाँ आ गया अभी। तो DIC में दुबई इन्वेस्टमेंट, DIC में फॉरेन कोर्ट है, यू शुड नॉट गो टू लोकल कोर्ट, ओके। फॉरेन कोर्ट है। तो फॉरेनर्स को इतनी फैसिलिटी है, आपको बिजनेस की बिल्कुल फैसिलिटी है, नो रेस्ट्रिक्शन। डायरेक्ट वे जो वैट है हम लोग भर देते हैं दुकानों में। 9% अभी इम्पोज किया, 3-4 महीने हुए, 9% टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो है। कॉर्पोरेट, वो जी। ऑटोमेटिक बैलेंस शीट आती है, जी उसके बाद हम उनको भर देते हैं। दे आर नॉट स्ट्रिक्ट, एंड वी आर मोर केयरफुल कि वी शुड पे बिफोर टाइम, नहीं तो इनकी पेनल्टी बहुत भारी है, बहुत भारी है पेनल्टी, 5 लाख 10 लाख 20 लाख। तो हर कोई डरता है, हर कोई आराम से भर देता है। तो इस वक्त हमारे पास 5% कस्टम्स है, 5% वैट है, 9% ये है। जी अगर ये भरने 19% भरने के बाद भी, तो वो तो उतना 19% हांगकॉन्ग चार्ज करता है, 90%। जी तो आपको रिटर्न देख, जो हमसे लेते हैं वो रिटर्न देख रहे हो शेयर की, जी, बहुत ज़्यादा रिटर्न है उसका गेस। आपको एक पेपर नहीं मिलेगा, आपको गाड़ी पीछे हॉर्न कभी नहीं बजाएगी। अगर गाड़ी चलाओगे तो कोई पेडिस्ट्रियन क्रॉस करता होगा, आपको खड़ा ही रहना है।
मैंने टोटली डिसिप्लिन। आप फ़ोन करो डॉक्टर को, नंबर 3 मिनट में डॉक्टर आ जाएगा, एम्बुलेंस आ जाएगी, 2 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है, 5 मिनट आ जाती है। यानी इतना उन्होंने फैसिलिटी रखी है, उनको इतना ट्रेन किया है, क्या बात है। सबसे पहली तरक्की तो एमिरेट्स एयरलाइन है। पहले ने 2 प्लेन लिए हैं पाकिस्तान से, PIA 727 एंड एयरबस, उसको रंग मंगवारा, बना दिया एमिरेट्स। पहली फ़्लाइट गई, पहली 8:30 बजे कराची, पहली फ़्लाइट एमिरेट्स से। फिर वो गई 1 बजे बॉम्बे, फिर वो फ़्लाइट गई लंदन, बस। कराची पहली फ़्लाइट, तो उसके PI के जो कैप्टन होते थे वो पाकिस्तानी होते थे, इंजीनियर होते पाकिस्तानी होते थे। और जब इंडिया जाते थे तो वो अलाउड नहीं था नीचे उतरने का, प्लेन में बैठो। फ़्लाइट गई यहाँ से 1 बजे, वहाँ पहुँची 5 बजे, वहाँ 7 बजे निकलती थी। वो फ़्लाइट अभी तक वो चल रही है। इस वक्त बॉम्बे की एमिरेट्स 4 फ़्लाइट जाती हैं, दिल्ली 3-4 जाती हैं, कलकत्ते जाती है, मद्रास जाती है, और अपने मद्रास मेट्रो सिटी। बाकी में फ़्लाई दुबई जाती है, 737। एमिरेट्स ने इस छोटे से अरसे में 30-35 साल में जो तरक्की की है, वो दुनिया के किसी कि अब देखो फ्रांस, ब्रिटिश पायलट्स वेंट ऑन स्ट्राइक, स्टाफ वेंट ऑन स्ट्राइक। जी यहाँ पर स्ट्राइक का नाम नहीं है, जी यूनियन का नाम नहीं है यहाँ पर। नो यूनियन नो स्ट्राइक। काम करना है करो। एक स्ट्राइक का नाम लिया, यूनियन का नाम, यूल बी अरेस्टेड, यूल बी सेंट बैक। और लोग हैप्पीली कर रहे होते हैं क्योंकि उनको कंपनसेट किया जा रहा होता है। नहीं, उनको तरक्की दी जा रही है। पहली बात तो जो उनकी स्टेटस है, उनको उस स्टेटस से पका। ऐसा नहीं यार इंडिया से आया तो उसको 4,000 दे दो, पाकिस्तान 2,000 आया, बढ़े 1,000 दे दो। ऐसा नहीं है, सबको बराबर रखते हैं। उसको इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, तो वो इंजीनियरिंग से मिलेगी, तो कौन है। वैसे तो मैं मेरी कैलकुलेशन क्या होती है, एक अंग्रेज रखो इज इक्वल टू 2 इंडियन, 2 इंडियन रखो इज इक्वल टू 4 पाकिस्तानी, 4 पाकिस्तान रखो तो 8 बांग्लादेशी, 8 बांग्लादेशी रखो तो 16 श्रीलंकन, 16 श्रीलंकन रखो तो 32 नेपालीस। ये कैलकुलेशन पगार का, और 32 नेपाली इज इक्वल टू 1 ब्रिटिश एम्प्लॉई। तो अभी नेपाली 4 साल में कम से कम 2 मैंने देखा, बहरन देखा, इधर कम से कम 500 मिलियन नेपाली आ गए यहाँ पर, सस्ते हैं। पहले सिर्फ इंडिया होता था। शेख मोहम्मद ने बोला भाई मैं जाता हूँ, सब ये साले मलबारी लुंगी पहन घूमते रहते हैं। तो शेख मोहम्मद डिसाइडेड, तो आई शुड हैव कॉस्मोपॉलिटन नेशनलिटीज। इट वाज हिज क्रिएशन, बिकॉज यंग ही नोज वेयर माय कंट्री स्टेज। बिल्कुल। और आप जैसे देख रहे हैं, एंड he respects जी not Pakistan or India, he respects all the expertise, he meets them. जी ये अभी ग्लोबल विलेज में जाएगा, साथ चला जाएगा बराबर घूम, ऐसे सिंपल सिंपल so सिंपल। true ही ड्राइव्स द कार हिमसेल्फ, कोई आगे पीछे सिक्योरिटी नहीं है। स्टिल वाओ दैट्स सो नाइस। अच्छा, दुबई को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। हाँ। इस बारे में आप क्या कहते हैं? आपने तो दुबई की सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं, और दूसरे इस अपॉर्चुनिटीज़ के क्या फ़ायदे आपने उठाए एज अ बिजनेस और एज अ फैमिली? देखिए, जो स्टेटस में आप मुझे देख रहे हो, जी ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का है। सो ट्रू। मैं आज बैठा हूँ, मेरे टाइम अभी आप अगर दुबई म्यूजियम देखो, उन्होंने वहाँ दिखाया है व्हाट विल बी दुनिया 2050 में। उसका जो बुक है शेख मोहम्मद का, फार साइट विजन 2050 2050 सोच रहा है कि दुबई कहाँ जाएगा। बच्चों को ट्रेन कर रहा है, मेरे साथ चलो, कि पापा के ख्वाब आधे न रह जाए, तुम पूरे करना। तो अपॉर्चुनिटी है कि अब आज आप आए हैं, वो आपको लगा कि भाई दुबई में मैं कुछ कर सकता हूँ, तो शायद आप दोस्तों से यार ये तो मेरा काम तो ठीक है, पर मैं कुछ बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हो? मेरे पास ये आइडिया है, करो। अभी कम्युनिकेशन आइडिया आपके पास है, ये आइडिया है, वो आइडिया है, स्टूडियो खोलना, ये करना, तो कोई ना कोई यहाँ पर जो चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग में बन जाती है। और जो आइडिया आपको पास है कि ये चीज़ दुबई में है नहीं, दिखाई नहीं देती है। ऑलरेडी जहाँ 100 टांगे होंगे, वहाँ अपना टांगा क्या करेगा? या मुझे भी एक टांगा लगा दो, अरे भैया पहले ही 100 टांगे हैं, तुम अपना टांगा कहाँ लेके आ रहे हो? तुम वो चीज़ लाओ। तो पहले टांगे थे, फिर ऑटो आए, फिर टैक्सी आई,
जी अब दुबई में फ्लाइंग टैक्सी आ रही है, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। फ्लाइंग टैक्सी भी आ रही है दुबई में। वो उतरेगी सीधे वहाँ से सीधे एयरपोर्ट पे, उसका डेस्टिनेशन अलग रखा हुआ है, फ्लाइंग टैक्सी है। फिर एक सुना है, पेपर में आया है कि फुजेरा से लेके बॉम्बे तक ट्रेन चलेगी 2 घंटे में। जी, बुलेट ट्रेन चलाने का प्लान है। जी हाँ। वहाँ से पानी आएगा, यहाँ से पेट्रोल जाएगा, समथिंग दे डिसाइड, मैंने उन्होंने डिसाइड किया चलेगा। और मुझे तो खुशी होती जब मैंने ड्राइव का, अभी तो मैंने 10 साल ड्राइव का, आफ्टर माई स्पाइनल ऑपरेशन मैंने ड्राइविंग छोड़ दी है। नहीं तो फ्राइडे को हम लोग गाड़ी लेकर खोरफकान, रासल के माँ, अलेन घूमने जाते थे, खुद नचा रहे। बट दे डेवलप सो फास्ट, इफ यू ड्राइव फ्रॉम हियर टू रासल, लेफ्ट राइट सो बिल्डिंग, इतनी बिल्डिंग। पर ये लोग आएंगे तो ये लोग तो इम्पोर्टेड आदमी हैं, माना हम और आप इम्पोर्टेड आदमी हैं। जी तो आप अगर बैठोगे तो सबको दुबई पसंद है, पर उसमें 100 में से 80 तो इन्वेस्टमेंट है, 10 रेस्ट करने के लिए आए हैं। क्यों, हमारे पास एजड पर्सन की वीज़ा लगाई है, रिटायर पीपल को वीज़ा ला दे रहे, आप आओ यहाँ रिटायर कर जाओ, मेडिकल वीज़ा दे रहे हैं हम लोग। उसमें जो 100 आदमी आएंगे उसमें 10 बिजनेस में जाते हैं, मैन्युफैक्चर में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं। इतनी फैक्ट्रियाँ, अजमान, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, इतनी फैक्ट्रियाँ 5, और दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ यहाँ पर, दुनिया भर की। यूनिवर्सल स्टूडियो आने वाला था यहाँ पर, फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। फिल्म सिटी स्टूडियो है वहाँ पर, स्टूडियो लाइन है यहाँ पर, बड़े बड़े स्टूडियो हैं खुले। दे हैव सोल्ड यू। इंडिया के जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो एक एक स्टूडियो लेके गए हैं। इजिप्ट के, पाकिस्तान के, उन्होंने एक एक स्टूडियो लिया हुआ, आर्टिस्ट को यहाँ बुला लेते हैं और सब चीज़ अवेलेबल हो जाती है, क्लीन नीट। देखो जी हाँ, हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी, ऑर्गेनाइज, एक्टर यहाँ आते हैं, शूटिंग यहाँ करते हैं। जी हाँ। जो तकलीफ इंडिया में होती है, शूटिंग रास्ते पे करो तो पब्लिक खड़ी हो जाती है, मासेस। अब उनको कौन समझाए? यहाँ पर अगर आप रोड पे आप शूटिंग करो तो 2 आदमी नहीं खड़े रहेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहो। आपको शेख ज़ैद में शूटिंग करनी, परमिशन ले लो, मज़ा कि कोई जो कोई आदमी गाड़ी खड़ी करके देखे, सीधा मुकाबला। अब कोई आपको तंग भी नहीं करेगा। हर फील्ड में हर एक के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। हाँ। हर एक को सिर्फ अपना आइडिया लाना है और अपना आइडिया के अपना निश फाइंड आउट करके अप्लाई करना है बेसिकली। हाँ। तो सक्सेस मिल जाएगी क्योंकि इस लैंड में है अपॉर्चुनिटी। अच्छा, जो बच्चे यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए बाहर, वो आ जाते हैं वापस? अक्सर तो मैंने देखा है वापस नहीं आते। इंडियंस में तो 99% से वापस आते हैं, लोकल तो मिलियन % वापस आ जाते हैं, बिकॉज व्हेन दे गेट गुड अमेरिकन एजुकेशन, उनके लिए हाई पोस्ट है यहाँ पर। जी, उनके लिए अपना देश याद कर रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको। इंडियन पाकिस्तानी शायद वहाँ से नेशनल चेंज वहाँ बैठ जाएंगे, ये नहीं, कभी नहीं। नन ऑफ देम विल सेट ऑन, दे विल कम हियर। सही है। दिस इज देयर लैंड, देयर पेरेंट्स आर देयर, उनके बिजनेस इधर है, और उनको मालूम है हमारे जाने के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट दे उनको सपोर्ट करती है, एजुकेशन वगैरह सब वही देती है गवर्नमेंट। जब आ जाते हैं तो उनको बेकार नहीं बैठने देते। कोई भी जो पढ़ के आता है बाहर से, लोकल, कोई बेकार नहीं, सब ऑन ड्यूटी पे है। सही है, पॉपुलेशन छोटी है, अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हैं। अच्छे पोस्ट पे यहाँ पर जी, दुबई में अच्छे पोस्ट पे हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजें, उन्होंने बाहर पढ़ा, या आपको कभी ऐसा लगा कि ये भी अगर वापस नहीं आए या हम लोग खुद बाहर जाके सेटल हो जाएं? डिपेंड करता है कि मैंने उनको रोज़ आपको फ़ोन करने का, कहाँ हो, किधर बैठे हो। तो बॉस्टन में था, 4 साल का, फटाफट आ गया। मेरा पोता गया एले में, पोती के एले में, उनको फॉलोअप रखते थे हम लोग। अच्छा, सही है। फिर उनको कोई ऐसी आदत नहीं पड़ी। पर कई बच्चे, मेरे दोस्तों के बच्चे हैं ना, 10 दोस्त हैं, उसमें 7 बच्चे वापस नहीं आए, वहाँ का पासपोर्ट लेके बैठ गए हैं, वहीं नौकरी कर रहे हैं। तो आपके फैमिली में इस वक्त 4th जनरेशन बिजनेस को संभाल रही है ऑलरेडी? 4th जनरेशन, या आपके पोते तक जो है वो ऑलरेडी आ गए। अच्छा, अगर हम देखें, अभी मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, जैसे आपने अभी बताया कि यू आर नाउ 84 ईयर्स यंग, और आपका एनर्जी लेवल जो मैं देख रहा हूँ, हाँ, बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। और एनर्जी लेवल लोगों का काफ़ी लो हो जाता है, लोग थक जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, चीज़ें समझ नहीं आती। लेकिन आपकी मेमोरी भी माशाल्लाह, यू आर रिकॉलिंग एवरीथिंग, अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तान में मेरा जो जन्म स्थान हुआ था, वो मुझे वो गली याद है, अभी तो रेलवे स्टेशन याद है,
मुझे एक एक चीज़ पाकिस्तान की याद है जब छोड़ा था, कैसे मैं शिप में आया था, कैसा शिप चला था कराची से, कैसे मैं बम्बई पहुंचा वाह। था। और मैं 7 साल का था, मैं भाभी की उंगली पकड़े हुआ था, अगर उंगली छूट जाती तो मैं पता नहीं कहाँ चला जाता था। पाकिस्तान के किस एरिया में थे आप? कहाँ पे आपकी पैदाइश हुई? सिंध में। सिंध में। सिंध में सिंध में किस जगह पर? मानचंद थी, मानचंद संध से पहले संध, कराची, हैदराबाद, कोटरी। जी। कोटरी से सीधे चले जाओ अपना अपना इसकी भुट्टो की कौन सा शहर है भुट्टो का था? लाड़काना। लारकाना जी। उस लाइन पे। अच्छा अच्छा। तो आप लोग फिर पार्टीशन के बाद मूव हो गए, पूरी फैमिली वहाँ चली गई, वापस इंडिया चली गई। बिजनेसेस थे उस वक्त पाकिस्तान में? नहीं, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था मेरे उस वक्त। पिताजी ऑलरेडी ग्वादर में थे। ग्वादर वाज पार्ट ऑफ मस्कत। अच्छा। 50 साल क्या होता है इनमें रिवाज होता है, शादी में दामाद को या तो कुछ कितने जानवर देना, बकरे, ऊँट, बकरियाँ, जी। और एक कबीला दे देते थे। कबीला माना उनको मस्कत का ग्वादर दे दिया। तो ग्वादर के खोजे होते थे, आधे खोजे थे आधे खोजे होते, या उधर उधर अफ्रीका में दे दिए। तो जो सुल्तान होते थे उनके पास ज़मीनें बहुत थी, तो दामाद को क्या दें, बेटी दी, अब उसके बाद उनको थोड़ा ज़मीन दे दो, राजा बना दो। तो ये लोग, तो ग्वादर वॉज ऑफर्ड टू इंडिया कि भाई आप ले लो। बोले मैं यार वहाँ का अभी अभी गोवा लिया है, अब पाकिस्तान का हिस्सा आपका हिस्सा है, मैं अंदर घुस के करूँगा क्या वहाँ पर। फिर उन्होंने पाकिस्तान को बोला लो, तो अयूब खान ने उनको बोला भाई मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा, मैं समझता हूँ या कितना अमाउंट मुझे मालूम नहीं है, कि मार्शल आ गया 58 में। मार्शल में उसने, अयूब ने ये ग्वादर ले लिया। देन वी हैड टू लीव द ग्वादर, क्यों बिकम पाकिस्तान। तो इंडियन हम तो रह नहीं सकते वहाँ पे। पहले हम इंडिया में रहते थे तो पॉलिटिकल एजेंसी थी, ब्रिटिश वीज़ा उनकी थी, खाना करेंसी इंडियन थी वहाँ पर। तो ये बॉर्डर थी ग्वादर की जी। तो हम ग्वादर से पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी लोग आते थे बलोच, तो हम लोग माल मंगाते लेके चले जाते थे बलोच। वो बलोच ग्वादर के छूट गए तो यहाँ आने शुरू कर दिए लॉन्च बोट में। वहाँ पहले ऊँटों पे आते थे, ले जाते थे, फिर यहाँ बोट आने शुरू कर दिया। गुड। ज़्यादातर बलोची, पठान ग्राहक बहुत थे यहाँ पर। अच्छा, कमिंग बैक टू अगेन आपका एनर्जी लेवल और आपकी हेल्थ के हवाले से क्या सीक्रेट है, किस तरह से मेंटेन किया आपने ये? सीक्रेट ये है कि भाई डोंट टेक मोर टेंशन, ठीक है। टेक इजी, और एक एक मकसद कायम करो, कुछ बनना है तो बनना है, कुछ करना तो करना है, नो रिवेंज। और ठंडे सीने से सोचो, खलास, फिर तो चिंता ही नहीं है। फिर को मैंने कहा ना, वो आदमी जब मर रहा था सब रिश्तेदार खड़े थे, पर जो उसका पैसा बैंक में पड़ा था वो हाजिर नहीं हुआ। सही। सब हाजिर थे, पर जो पैसा बैंक बैलेंस था वो वहीं पड़ा था, वो नहीं आया मिलने के लिए। वो नहीं आया। तो मैंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कभी न पैसे की हिमायत की, न कोई आदत नहीं है, स्मोक करो, सिगरेट करो, ये करो, वो आदत नहीं है। स्मोकिंग छोड़ दी है, छोड़, मैंने पी नहीं कभी से। अच्छा, पी नहीं कभी आप? ड्रिंक कभी कभी पार्टी होते आती है, घर में पीते नहीं, नॉन वेज खाते नहीं, वेजिटेरियन प्योर है। और टाइम से 2 घंटे सुबह काम करता हूँ, 2.5 घंटे शाम को ब्रेक लेते हैं बीच में? अभी चला जाऊँगा, आप चाहेंगे तो मैं घर जाऊँगा, अच्छा। खाना खा के लंच खा के सो जाऊँगा, फिर 5 बजे जाऊँगा यहाँ पर, 8 बजे तक बैठूँगा। टेक इट ईजी बिकॉज माई रिटायर्ड लाइफ नाउ, बट आई एम नॉट टायर्ड। या यू आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। थका नहीं। और बड़ी अच्छी बात ये आपने कहा, स्ट्रेस नहीं लेना है। नो, जबकि 80% बिजनेसेस लॉस किया आपने, बहुत, तो उस वक्त कोई स्ट्रेस लेते थे? तो भी हंस रहा था, क्योंकि फाइनली फायदा ही घर में आया ना। वैसे 500 पे आना था ना, सही है, 5 पे आए। सही है यार 5 तो आया ना। एक जो मेरे कैपिटल वो तो गया नहीं जेब से। तो ये किताब आप कह रहे हैं, किताब मैंने पहला पेज नहीं पढ़ा है इसका। जी, आपकी जो किताब है द रीगल मैन, सो ये किताब आपकी बायोग्राफी है आपके बारे में। आपकी पोती ने लिखी है? पोते ने लिखा है। तो इसके अंदर आपकी पूरी लाइफ के बारे में बहुत अच्छी तरह बयान किया। और मैंने नहीं पढ़ी है। और आपने नहीं पढ़ी अभी तक? तो आपने क्यों नहीं पढ़ी वैसे?
क्या पढ़ना, अपना आईना खुद देखने का। अब आप दूसरों को दिखा रहे हैं ना। हाँ, हमने तो शराब की दुकान खोल रखी है औरों को पिलाने के लिए। तो पियो 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 पियो, हमें क्या करना है। ब्यूटीफुल। तो ये जो आपने फार्मूला बताया सेहतमंद रहने का और ज़िंदगी को जीने का, उसमें टेंशन नहीं लेना है, पैसे की चिंता नहीं करनी है, दोस्तियाँ बढ़ानी है। दोस्ती रखो, अगर दोस्त साथ में होंगे ना, आप मेरे जॉन हो गए। वीडियो, मेरे ऑडियो वीडियो बहुत सारे आ जाए, पार पड़े। दोस्तों जैसी तो दुनिया में महफिल ही नहीं है। मैं जब लाहौर आया तो मेरा कैसर मनु इंडस्ट्री, तीनों भाई थे, जहांगीर, शहजादा और कैसर मनु। तो 8 फैक्ट्रियाँ थी कपड़े की, यान धागा बनाते थे। सिंदरी में इनके पास शुगर फैक्ट्री थी। तो मैंने चलो बस चलते हैं, चले। रात को बैठा है उसने घर में। अब इसकी बीवी जो थी बिल्कुल मुस्लिम थी, मगर वो उन दोनों से अपने दूसरे कमरे में बैठी होती थी। 4 बेटियां थी, 1 बेटा। रात को वायलिन वाला मंगाया, गाना गा रहे हैं, बार में ड्रिंक पी रहा है। बोले वसु क्या करें। ऑफिस जाते थे सुबह 9 बजे, 9 से 10 बजे तक सब भाइयों की मीटिंग होती थी, और मैनेजर की। उस बीच फ़ोन नहीं उठाते थे। 10 से 2 बजे सबके पेंट्स डाउन। लाहौर में कैसे मनु हाउस, पाउंड डाउन। उसके बाद 2 बजे घर जाके खाने का सो जाते थे। फिर जिसको जहाँ घूमना घूमा। ये अपना खोल के 4 दोस्त रोज़ बुलाता था, 6 दोस्त, 8 दोस्त। फिर भुट्टो के ज़माने में यहाँ पर आ गए सब, सबसे दोस्ती होगी मेरी। सबसे दोस्त, सब जितने भी थे दोस्त साथ को कहाँ जाते, मेरे पास आते थे। तो झटका ऐसा लगता है कि इंसान की 2 चीज़ें हैं, एक कामयाबी, एक नाकामयाबी। कामयाबी का रेस तो आपको मैंने बताया। तो मैं अपने बच्चे को बुलाया मैंने, ये 3 पार्टियां नाम ले रहा हूँ, ये फेल कैसे हो गए। ये इतने साल से दुबई रह रहे थे, ये मेरे दोस्त फेल कैसे हो गए। फिर दूसरा में एक सवाल आता है कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं और टीचर एक है। तो ये क्या बात है कि एक बच्चा पहला नंबर आता है, एक बच्चा 40 नंबर आता है। टीचर की गलती है या बच्चे की गलती है? या टीचर ने बराबर नहीं पढ़ाया? टीचर तो बेचारा ब्लैक बोर्ड खड़ा हो गए, सब कुछ चिल्ला के बोल रहा है। तो बच्चे ने जवाब दिया, शायद जो पहला नंबर आया उसने बराबर ध्यान दिया, जो 40 नंबर आया उसने ध्यान ही नहीं दिया। शुक्र जो फेल नहीं हुआ, शुक्र जो फेल नहीं हुआ। तो वही बात होती, अगर मैंने 5 मिनट नहीं कमाए, कम से कम 10 रुपये घर पे आ गए, आ तो गए ना। चलो वो तो यार मैं 35% मेरे में पास तो हो गया ना यार। एग्जैक्टली। तो ये मेरा एक सवाल हमेशा है कि आदमी जब बन जाता है, फेल हो जाता है, क्यों होता है फेल? 2, ओवर कॉन्फिडेंस आदमियों के ऊपर, या एडमिनिस्ट्रेशन बराबर नहीं है। ध्यान नहीं देते हो तुम तो नौकर खा जाते, चूहे खा जाएंगे, चूहे खा जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान नहीं देते हो, या दोस्तों में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस किया, वो तुम्हें मार जाते हैं। फेलियर। अभी आज भी हर चीज़ आएगी, पेपर है, आज मैं इनिशिएट करता हूँ। अच्छा, गुड। उनको मालूम है कि पापा देखते नहीं, पर डर ये है कि जाना चाहिए, फाइल आना चाहिए मेरे टेबल पे। मैं इनिशिएट करता हूँ। सुबह जब बैठता हूँ चाय पीने, तो रसोई आता है, सब्जी का हिसाब मैं खुद रखता हूँ अभी तक। पाव टमाटर क्या बैल है, कुछ कह रहे, उनको मालूम है पड़ता नहीं है। और सेट के बाद जाना है, वो फिर कितना खर्चा टोटे अभी इस हफ्ते 3,400 रुपये, 3,400 दे देता हूँ। फिर उसके बिल रही वो सब, तुम जाओ ऊपर दे के पढ़ के फेंक देता हूँ, पढ़ता नहीं। और उनको ये डर होता है सेट तो बल देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने, तुम लास्ट टाइम जो शर्ट जो धुलाई थी 12 रुपये लिए, इस दफे शर्ट का उसने 15 रुपये कैसे लिए? पूछ क्या उससे जाके, भाव बढ़ गया, बढ़ा दिया। तो बोला था नहीं तुमने 13-12 के। उसने देखा ये शर्ट पे ध्यान दे रहा है, कंजूस नहीं हूँ, पर उसकी आंखें को लेकर सेठ की आंख बराबर होती है। एग्जैक्टली। एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है हमेशा ज़िंदगी में। यहाँ बैठो, अभी तो जूम आ गया है कि भाई ईगल आई, कबूतर आंख मत रखो, मुर्गे की आंख मत रखो, लाइक अ हॉक। ईगल ऊपर तो उड़ो, और ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो। और जब उड़ती है देखती है इस खोर में मच्छी कहाँ है, अरे वो ईगल वहीं जाएगी, मच्छी पकड़ लेती है। ट्रू। कहाँ वो ईगल, कहाँ मच्छी, पकड़ लेती है। इसको तो ईगल आए।
इससे कभी कभी मुझे मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, यू आर ईगल से ईगल। बन गए क्या, अभी जो आप बोल रहे हैं तो बात कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इतना बात करता भी नहीं। नहीं, आप जितनी अच्छी यूज़फुल बातें कर रहे हैं, इसमें इतना कुछ सीखने के लिए, ऑफ कोर्स मेरे अपने लिए, अभी मेरे आप तो ऑडियंस young के हो लिए। अभी, आपकी तो आपकी ज़िंदगी बड़ी, आपकी तो दाढ़ी काली है अभी तक। जी जी। हमारे दोस्त बैठे हैं, उनके भी हमने बाल इतने काले प्यार से बात की, आप सोते रहे। तो नहीं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि लगता है कि और कितने सवालात पूछे जा सकते हैं हो गए। हेल्थ के हवाले से। कोई लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आपके आया जो आप कहें कि इसने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज किया? हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, जुमा मजीद मेरा दोस्त है, आज भी उसका फ़ोन आया था। उस इंसान ने, जब मैं घड़ियाँ मंगाता था स्विट्ज़रलैंड से, और फिर कोई आदमी गारंटी लेके भाग गया, तो मैंने उनको फ़ोन किया, भाई ये आदमी भाग गया, मैंने तो उसको मदद करनी चाहिए थी। तो बोले मेरे पास आ जा। उसने एक लेटर दिया शेख हाफिज़ ने, वास्तु शराब का कोई भी गारंटी चाहिए, मैं अनलिमिटेड गारंटी पढ़ता हूँ। तो वो नहीं गारंटी देता, तो वो आदमी जब भाग गया था, मुसीबत मेरे सर पे आ जाती थी। तो ऐसे भी लोग हैं जो आपको संभाल लेते हैं। तो कभी कभी क्या, जाने अनजाने में, अभी एक आदमी दोस्त आया कल परसों, कहाँ से, तंजानिया से। अरे भाई मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोला हूँ आपकी, वो कहते हैं किसी जाने पहचाने आदमी का सही लेके आओ, इंट्रोड्यूस बाय। मुझे उसकी कहानी पूरी मालूम है, मुझे अच्छा। उसकी पूरी कहानी मालूम है कि तंजानिया में उसने क्या किया था। कहानी मालूम है, अभी मैंने उसको लिख लिया व्हाट्सएप में, अवॉइड, मैं फ़ोन उठाना नहीं है। अगर मैं उनकी सही कह देता हूँ, कल को हो जाए, तो मुझे बैंक बोले यार आपने इंट्रोड्यूस किया, गलत बात है ना। और ऐसे आदमी क्या करते हैं कि मेरी झूठी सिग्नेचर भी कर देंगे वहाँ पर। फिर मैंने बैंक को फ़ोन करके, देखो अगर आया तो मैंने सही नहीं की है, संभालना, मैंने सही नहीं की है। तो कभी कभी धोखेबाज भी आ जाते हैं, साधु भी आते हैं, शैतान भी आते हैं, चोर भी आते हैं, अच्छे भले मानस भी आते हैं। पर यू तो एक्सपीरियंस से अभी मैं 90% सुधर चुका हूँ कि ये आदमी के मन में क्या है, वाई इज कम, अपॉर्चुनिस्ट है, सेल्फिश है, कुछ चाहता है। ये तो इतने साल में, तो दुबई में 64 साल में सीख गया हूँ। डेफिनेटली। तो अभी चुन चुन के मोती होता है ना, वो रखता हूँ अपने पास, पत्थर फेंक देता हूँ। और इनसे दोस्ती है, उन्होंने मिलना है, इनका हाँ कहते, कोई और बोलता मैं इंटरव्यू देता, मुझे क्या करना इंटरव्यू से यार, बहुत हो गया, संभालेगा कौन ये, संभालेगा कौन। जो पाया सो पाया। ये पोते ने मुझे गिफ्ट दी है, हमने एक मंदिर बांधा यहाँ पर, फर्स्ट मंदिर इन यूएई, फर्स्ट मंदिर, गए को नहीं देखा, इतना अच्छा मंदिर है, मेरे बड़े बेटे बना। मैंने देखो बेटे, तुमने वो चीज़ दी है जो मैं तुम्हें हमेशा आशीर्वाद दूंगा, और मैंने तुझे वो हक दिया है कि तूने वो करके दिखाया। तो कल मुझे बोला पापा आप जाने शेख नारायण को मिले, हाँ मैं चलूँ, अब नहीं, क्यों, अब तो अपनी खुद की पहचान रख। वाह। कल परसों जाना, तो बोले पापा मैं जाऊँगा, मैं भतीजे को लेके जाऊँ, उसने मंदिर के लिए आर्टिकल लिखा है, मैंने तो इसको भी तैयार करेगा तो तैयार हो जाएगा। देखो शेख मोहम्मद दोनों बेटों को लेके चलता है, तू बेटे को नहीं ले जा, वो 32 का हुए, भतीजे को ले जा। अब तू अपनी पहचान कर। मुर्गी या पंछी जो पिंजरे होते हैं ना, घोंसले में मार मार के उनको चलना सिखाते हैं, और जब चढ़ जाते हैं तो उड़ चढ़ते हैं, माँ अकेली रह जाती है, तो उनको तैयार करती है पंख, पर गिरे नहीं, और एक दिन ऐसा तैयार कर देती है, उड़ जाते हैं। मैं तुम वो हो, और तुम्हारे पंख मैंने तैयार कर दिए, अब तुम उड़ो। तो आप खुश होंगे अगर वो जो पंख तैयार हो गए? He should be. Should be going away. He should have own feet. मैंने तुम्हारा दो बेटों को अपना घर है, सही है। अब ये तुम्हारा परिवार है, तुम उस परिवार को चलो ना यार, सही है। मेरे पीछे क्यों, तुम मेरे बच्चे हो, ठीक है, आते हो, रोज आते हो, मिलते हो, शाम मिलते हो, दिस इज योर फैमिली। किस हद तक आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं अभी भी उनके, हालांकि आप उनको एक अलग बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट? ऐसा है कि दे हैव टोटली आज़ादी, नंबर 1, नंबर 2 उनका शेयर उनको ऑटोमेटिक मिलता है, नंबर 3
दे आर द पॉइंटर। मैं अपना हिसाब भी इनके पास ही रखता हूँ, सही। मेरा अकाउंट भी ये संभालते हैं, मेरे पास नहीं है। तो दिस इज जॉइंट फैमिली यूनाइटेड, मगर कोई भी तकरार नहीं किसी बात के लिए। गुड। जो शेयर है वो शेयर है, शेयर एप्रिसिएशन, काम वो करते हैं। पहले इन्होंने 5% दिया, अब मैं 40% लेके आया उनको। एक 40 मैं 20। तो मेरी वाइफ बोली फिर मैं कहाँ गई, मैं तुम 20 में आधी, 10 तुम्हारा। सही। शी इज हैप्पी विद दैट। हाँ, बोले मैंने सुना 1 लाख मिलता है, 40 बेटे को 40, 20 समझे, 10 तुझे दे दूंगा। फिर मैंने तुझसे पूछूँ तू क्या कर रही है, मैं क्यों पूछूँ तुझे, वाई आस्क यू। सही। तुम किसको, तुम जोड़े लेती नहीं, कहीं जाती नहीं, पार्टी जाते नहीं, तुम क्या डोनेट करती हो? कौन बेटा आया, पोता आया, पोती आई है, सबको देती रहती हो। नाना दादा दादी नाना ने खर्ची तुम देती रही हो, आई डोंट माइंड। अच्छा, देने के हवाले से आपका जो फिलंथ्रोपी साइड है आप बहुत ज़्यादा करते हैं। आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, नेशनैलिटीज़ जो भी है आप उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये जो आपके अंदर चीज़ शुरू से थी आप में, या ये भी एक चेंज आई आप? नहीं, शुरू से थी। शुरू से थी। बच्चे पाकिस्तान से जो था जी। when I was 4 years old, I used to go with my father टेम्पल। वहाँ से टेम्पल की हम हिंदी में वातावरण, सरकमस्टेंस, सराउंडिंग, आपकी सराउंडिंग अच्छी होगी तो आपके कान भी अच्छे होंगे, आपकी ज़बान आँख भी अच्छी होगी। अब सराउंडिंग खराब जाओगे तो यू विल गेट दैट कैरियर। कीप योर सराउंडिंग एंड योर फ्रेंड्स वेरी सेफ। अच्छे दोस्त होंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बुरे दोस्त मिल गया कोई सत्यानाश, वो अपनी आदतें आप में डाल देगा। खुद तो पिएगा, तुम्हारे पैसे तुम्हारी पिएगा। तो फ्रेंडशिप प्लेज मेजर रोल नाउ डेज। और पेरेंट्स को बच्चे सुनने वाले नहीं आज। मैंने कहा वो पापा आपको पता ही नहीं कुछ भी। अरे पता कैसे नहीं, वो जवाब दे देते हैं, दे रिप्लाई यू आर गॉन। ठीक है, यू आर मोर क्लेवर। करके देखो, करके क्या देखो, फेल्योर। फिर आगे पता है आप राइट थे, टू लेट। फिर भी क्या है, खून को खून पकारता है। बेटे मैंने कहा था पहले ये नहीं करना, बेटे मैं तुम कहा था ये करना। एक दिन कोई भी चीज़ लेके उनको बताता हूँ ये देख के आओ, करना नहीं, कर देते वो नुकसान। पर मैं उस पर हंसता हूँ, लूजिंग इज लर्निंग। गवाएगा सीखेगा। लर्निंग की कॉस्ट पे करते हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अगर कोई आपसे, मैं आखिर में ये पूछूं कि कोई मैसेज अगर आप देना चाहें उन सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, जो आपकी माशाल्लाह लाइफ के अंदर इतना कुछ है देने के लिए, तो वो कौन सी एक कोर चीज़ आप देना चाहेंगे आज का पैगाम जो कोई यहाँ से टेक अवे करे इस प्रोग्राम से? अगर मेरी उम्र के हिसाब से और मेरे तजुर्बे के हिसाब से और दुबई शहर के हिसाब से मैं ये यंग जनरेशन को एक सजेशन दूंगा कि आप मेहनत करो, सच्चाई की मेहनत करो। डोंट मेक क्विक मनी। ये कंप्यूटर में जो आप लोग पैसे कमाते हो ना, वो मत करो, मेहनत करो। और अगर जो जिसमें आप माहिर हो उसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। अगर आपके पास कपड़े का दुकान है तो एक और खोल लो, अगर हॉस्पिटल है, डॉक्टर है तो अस्पताल खोल लो। सिर्फ आप कि मुझे डे बाय नाइट कंप्यूटर से पैसे कमाने हैं, कमाई के पीछे मत लगो। अपनी सेहत बनाओ, सोच कम रखो और हिसाब से वो काम करो जिसमें किसी में भय ना हो, नुकसान नहीं हो और डर ना हो। और कभी भी किसी गलत काम की तरफ ध्यान नहीं देना कि ये जो काम है ठीक नहीं, आपका मन करता है ये काम ठीक नहीं, वो मन मत करना। अवॉइड, जो आपका इंटरेस्ट हो वो करना। अगर फादर मदर आपके हैं उनसे सलाह मशवरा करो तो बेटर है, ना करो तो अच्छे दोस्तों से दोस्ती से बैठो, उनसे पूछो यार मैं ये कर रहा हूँ, आपका क्या मशवरा है। कीप गुड कंपनी। फाइनली यू शुड कीप ऑलवेज गुड कंपनी। ब्यूटीफुल मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज। ये जो आपने किताब पर्ल्स ऑफ दुबई ये प्रिंट कराई है, हाँ, इसमें आपकी पूरी हिस्ट्री जो दुबई की है आपने उसके बारे में बताया है। ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, थैंक यू वेरी मच इसका भी। वेलकम। और वासु जी की ये द सुपर 100 पीपल में नाम आया है, सुपर 100 पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, और अब आपके जो साहबजादे हैं उनका भी नाम इसके अंदर आता है। सो
This is about your greatness and there's a lot to tell more, so many CDs. एनी टाइम और आपका once again बहुत बहुत शुक्रिया वासु जी. नहीं थैंक टू माय फ्रेंड हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू यू Yeah, such a great pleasure to have you here. एंड आते रहिएगा. देखो मैं जब भी इंडियन एम्बेसडर और पाकिस्तान एम्बेसडर पर जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ भैया मैं तुम्हारे पोस्ट के ऊपर दोस्ती नहीं रख रहा. That's so good. लारकाने में तो हमारा जो है हमारा सुमरो ये पाकिस्तान का एम्बेसडर था इधर. तो मैं गया उसको 20 सालों को पीछे. इतना मतलब सिंधी आदमी था. जब पीपी पार्टी थी अभी लारकाने हर हफ्ते उसको फ़ोन करता हूँ. ही इज़ 95. इतना अच्छा आदमी है. तो मैंने कहा देखो बोले यार मैंने आपको पहले कहा था मेरी दोस्ती आपकी पोस्ट से नहीं है जी. मेरी दोस्ती सुमरो से है. सोई रिलेशन में इंडियन एम्बेसडर जितने दुबई होके गए कौंसलेट मेरा रिलेशन 18 काउंसलर हो गए यहाँ से. सबसे रिश्ता है जी. जो जिंदा है, जो चले गए बात ही नहीं. तो किसी से रिश्ता रखो तो उससे मतलब से मत रखो. बिल्कुल. या तो ऐसे को दिल में लेने हाथ मिलाते रहिए. क्या करेंगे. So true. रखो, खुश रहो, सब खुश रहो. और ज़िंदगी थोड़ी तो है ना, कोई लंबी तो है नहीं. आज ने कल जाना है. जब खुदा ने हमको पैदा किया था खाली हाथ आए तो खाली हाथ. उसने बोला मैं इस हिसाब क्या मांगूँ. जब भेजे खाली हाथ था लाया खाता मैं उससे हिसाब क्या मांगूँ. तो भैया तो गए तो खाली हाथ आए खाली हाथ था. उसने बोले आपने भेजा खाली हाथ मंगाया. मेरे पास तो हिसाब है ही नहीं. हिसाब तो कुछ है ही नहीं हमारे पास ना. मेरे बच्चे आए मुझे बोला तो एक आदमी बार्बर शॉप में बैठा था बाल कटवा रहा था. उसको लगा दिया उस बाल. तो बोलता अच्छा बोलता भैया देखो मेरे सफ़ेद बाल कितने हैं. वो हजाम बाल काटे हैं सफ़ेद बाल कितने हैं. बोले भैया साहब मैंने चादर रख दी है सब बाल उसमें गिरेंगे ले जाओ घर पे आप ही गिन लेना. मैं कहा आपके बाल गिनूंगा. चादर तो मैंने रख दी है कि मेरे पर ये चादर ही ले जाना घर में जाके. बच्चों को बुला को बोले बाल गिनो आपके. मेरा काम है बाल काटना आपके. यार आप 5 रुपये दे 10 रुपये दोगे उसमें तुम्हारे सफ़ेद बाल बीते शाम मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे. बिल्कुल सही बात है. माना हमें कितने दोष हैं. जी. तो एक बच्चा था पता बहुत पूजा करता था. वो साधु के पास था. साधु ने कोई आईना देता हूँ खुश होके. भाई आईने का क्या काम है. वो आईना जिसको दिखाओगे मालूम पड़ेगा उसके मन में क्या खोट है. तो उसने दिखाया पहले साधु को ही दिखाया. अरे बोले इसके मन में खोट इतना. फिर दोस्त को दिखाया अरे इतना खोट. माँ को दिखाया बाप को दिखाया इतना खोट. वापस साधु बोले ये आईना वापस लो. बोले क्यों सब में खोट दिखाई दे. बोले तूने खुद ने आईना देखा. बोले नहीं पहले खुद तो देख ले. दूसरों को दिखा रहा है. फिर खुद तुझे वहीं मालूम पड़ जाए मुझ में कितनी खोट है. तो कहीं नहीं जाता था. तू पहले सबके जगह अपने को देखा ही नहीं और आईना मुझे वापस कर रहा है. पहले आईना खुद तो देख. सही बात है. तो ये कहने होता है कि लोग दूसरे का को न देखें गुण देखो. दवाई का नाम क्या है मालूम है. दवाई का असर देखो. ये दवाई पीने से फ़ायदा होगा ना. यंग जनरेशन एक ही रिक्वेस्ट है कीप गुड कंपनी. बी अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स. पे अटेंशन कि एक प्रण उठाओ मकसद करो मुझे कुछ बनना है. मुझे कुछ बनना है. फिर भले आप मुल्क के लिए लड़ो आर्मी में जाओ ये करो मुल्क के लिए कुछ बनो बिजनेस में कुछ बनो. पर मुझे कुछ बनना है. क्या बनना है. बच्चा जो 10-12 साल का होता है पूछता बेटे क्या नाम तुम्हारा. मुकेश. अच्छा कौन सी क्लास में हो. 8वीं. अच्छा आगे जाके क्या बनोगे. सोचता है पहले. मैं उसको बाप को बोलता है इसको क्या बनाने का है. बोले भाई वो ज़माना था कि वक्त तो फिल्म थी. वक्त में बोलता था मैं इसको इंजीनियर बनाऊँ ये बनाऊँगा. पर वक्त में टूट जाता है. अभी बच्चे को क्या बनना मैं भी पूछ के थक गया हूँ. वो भी जवाब नहीं दे रहा है. मैंने अभी से तुम उसको तो चाबी दोगे तो इंटरेस्ट देगा इंजीनियरिंग में डॉक्टर में कुछ जो अभी तुम उसको अब तुम्हारे पास कराने बचे दुकान तुम उसको कराने बचे दुकान बैठाओगे तो फिर क्या होगा. फिर उसका मकसद तुमने वही दुकान संभाल देता वही. तो मैंने बोला देखो ज़िंदगी में भैया इंसान जब शक्ल लेने जाता है तो बोलता है भैया 5 किलो शक्कर देना. तो पहले वो वट डालता है अंदर फिर शक्कर डालता है.
दूसरा बेवकूफ़ आदमी का पहले शक्ल ले लेता है, फिर वोट डालता है, फिर निकालना शुरू कर देता है। सो ट्रू। तो ये ज़िंदगी आज़मूदे इंसान हो ही जाते हैं, अपनों से नहीं औरों से भी हो जाते हैं। और दोस्तों से जब आप सवाल पूछते हो तो हमने खता रट के तो नहीं आया मैं, और आपने मुझे पॉइंट तो दिए नहीं थे, बिल्कुल मैं रटू में काय के लिए। सही। मैं जब 1958 में दिल्ली गया, मैं स्कूल स्टूडेंट था, तो इंडियन स्कूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी एक, मुझे चुना गया बॉम्बे से, भाई तुम जाओ स्कूल में। अब नेहरू के सामने हमको बुलाएगा पार्लियामेंट में, भाई जितने बॉम्बे से आए हो बोलो। तो मैंने भाई सब्जेक्ट क्या है, वो नेहरू सामने बैठा है, बोले सब्जेक्ट ये है कि इफ़ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं क्या करूँगा मुल्क के लिए। मर गया। मैंने बोला मुझे तो मालूम नहीं मैं क्या करूँगा। वो नेहरू सामने बैठा हुआ है, नेहरू सामने बैठा है, 25 दिसंबर याद है। मैंने बोला क्या करूँगा। मैंने बोला तो मेरे परिचय बोलता देख बेटा, जब भाषण दे ना, जितने लोग बैठे ना जो लेक्चर समझो पत्थर हैं, तू अकेला खड़ा है, जो तुझे बकवास का निकल ले लेना। मैंने वो फार्मूला याद रखा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। 5 मिनट दिए थे मुझे, उतर बैठ गया, तालियां बजी, फ़ोटो निकला। मैं स्कूल वापस आया, अरे तू नेहरू से मिल के आया। मैं फ़ोटो पेपर में होगी ज़्यादा, फ़ोटो मिल के आया, हमारे स्कूल का मान रखा तूने, ये किया। अरे मैंने मान रखा, वहाँ जो सब्जेक्ट था वो तो पूछो मुझसे क्या सब्जेक्ट था। आपने थोड़ी मुझे बोले सब्जेक्ट बोलेंगे, बड़े पद कमाल तूने बोला। मैंने बोला, उस समय का रिकॉर्डिंग नहीं थी, 58 पे रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये रिकॉर्डिंग नहीं, टेप नहीं थे वहाँ पर। ओके। टेप पहले ग्राइंडिंग निकला था, मैं यहाँ से 61 में ले गया था, 59 में इतनी 20 किलो टेप निकली पहले ग्राइंडिंग, 20 किलो, बाप रे, आधे चूक जाते थे। अभी टेप आने के लिए छोटी सी। जी हाँ, वो तो शुक्रिया। अभी आप खुश रहो। थैंक यू फॉर दिस जेंटलमैन। थैंक यू And, रियली।